हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई बस क्विज में। तो दोस्तों, आज से बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 में न्यू वैकेंसी आने वाली है, उसी के लिए आज से ये क्लासेस शुरू किया जा रहा है। डेली आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आप सभी अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो आज से आप सभी का क्लासेस शुरू कर दिया गया है। आप सभी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा आपको और आप सभी क्लासेस कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आज की ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप सभी टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अवेलेबल कर देंगे। युवा शक्ति बिहार टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। और देखिए, आप सभी को बताना चाहते हैं, जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं बेसिक से, तो एप्लीकेशन पे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चल रहे हैं जो 2023 के लिए है। ध्यान रखिएगा आप सभी, 2023 के लिए है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, तो सब्जेक्ट वाइज यानी कि टॉपिक वाइज आपको क्लासेस मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्लासेस का पीडीएफ दिया जाएगा, प्लस में ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है। कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है, अगर ज्वाइन नहीं किए जरूर कर लीजिएगा आप सभी। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा, प्लस में ऑल सब्जेक्ट का ई बुक भी मिल जाएगा आप सभी को, जिसमें कि आपको जीके जीएस, हिंदी, मैथ, इंग्लिश प्लस बिहार जीके, ये सभी चीज आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर आप सभी 100% आपकी बार सफलता पाना चाहते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में, एक सीट पक्का करना चाहते हैं, रिजल्ट बनना चाहते हैं, जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। जब तक वैकेंसी आएगा तब तक आप सभी बेहतर तैयारी कर लीजिएगा। ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, प्लस में कमेंट बॉक्स में भी दे दिए हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, आप सभी हर क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखा कीजिए। देखिए, जो क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है, तो क्वेश्चन का आंसर आप सभी जरूर लिखा कीजिए फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी कि अलमाटी बांध जो कि फ्रेंड ये कहाँ पे है, कृष्णा नदी पर है, पर किस राज्य में अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, यह है कर्नाटक राज्य में अवस्थित। याद रहेगा आप सभी को, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। इसके अलावा याद रखिएगा, साइड में लिख देते हैं तो ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके अलावा जो याद रखना है, याद क्या रखना है आपको, सरदार सरोवर बांध ये कहां पे है, नर्मदा नदी पर है। किस राज्य में, गुजरात राज्य में। ध्यान रखिएगा आप सभी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, गुजरात राज्य में। उरी बांध झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, उरी बांध झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर कहां पे है, उत्तराखंड में, यानी कि यूके, उत्तराखंड में स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर, उड़ीसा में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तेलैया बांध बराकर नदी पर, झारखंड में है। तो याद रखिएगा ये 3-4 पॉइंट को आप सभी क्लियर हैं, इतना सा याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि गोरा उपन्यास के लेखक कौन है फ्रेंड। तो देखिए, गोरा उपन्यास के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे। फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो चार्ल्स अय्यर थे। ए करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो इसे हम सभी हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई करके याद रखिएगा आप सभी फ्रेंड, हिंडनबर्ग रेखा इसे कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है, साइड में लिख देते हैं, याद क्या क्या रखना है आपको। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ लाइन है। ध्यान रखिएगा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा है। वहीं पर उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये 3-4 पॉइंट को याद रखिएगा, जहां से क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोहा निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है फ्रेंड।
तो याद रखिएगा ये माना जाता है क्रोड का, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्रोड किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग जो होता है उसे ही हम सभी क्रोड कहते हैं। पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। सियाल क्या होता है, तो ये पृथ्वी की ऊपरी भाग होता है, ध्यान रखिएगा। सियाल पृथ्वी की ऊपरी भाग जो सियाल कहलाता है, जो कि सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम का बना होता है। किसका, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। क्रस्ट किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी परत होता है। क्रस्ट क्या होता है, पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी परत होता है। तो ये 2-4 पॉइंट याद रहेगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, कई बार क्वेश्चन पूछे गए ये वाला, तो इसे आप सभी ध्यान रखिएगा। आप सभी चंपारण सत्याग्रह कब हुए थे फ्रेंड, तो आप सभी को पता होंगे 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुए थे, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए आप सभी बताएंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, नीचे कमेंट करके बताएंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है। फिर वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक आपसे जरूर कीजिएगा। और जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। अगर आपसे रिजल्ट बनना चाहते हैं तो इसे कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिए और रेगुलर मेरे साथ जुड़िए आप सभी, और इस सीरीज को कंप्लीट जरूर कीजिए। बिल्कुल ये आपके न्यू सिलेबस पर सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि ये आपके पेपर में काफी आपको मदद करें। और आपसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड। टेलीग्राम का नाम युवा शक्ति बिहार है। तो देखिए बिंदुसार जो थे ये मौर्य वंश से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, पुत्र थे बिंदुसार, और इसी का पुत्र कौन हुआ था, अशोक हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था फ्रेंड। तो देखिए कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो कनिष्क था। ध्यान रखिएगा, और इसी के समय में चौथी बौद्ध सभा संगीति का आयोजन किया गया था, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो फ्रेंड यहां से आपको याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो भी थी वो कब हुई थी, 1939 में। ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर 1939 से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, और चला कब तक था, 1945 तक चला था। डेट याद रखिएगा, तो 2 सितंबर इसको कर लीजिएगा, ठीक है, 2 सितंबर कर लीजिएगा। 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो इस समय जो आंदोलन चल रहा था वो कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जो कि ये आंदोलन 1942 में चलाया गया था। किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो याद रहेगा आप सभी को, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा यहां से आपको याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी ये किस कारण से हुआ था, वर्साई की संधि के कठोर शर्त के कारण इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले जो कि फ्रेंड जर्मनी ने पोलैंड पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, जहां से ये युद्ध क्या हो गया, भड़क गया था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। पहला युद्ध कब से चला था, तो ध्यान रखिएगा 1914 से। पिछले बार अभी देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था CSBC के द्वारा, 1914 में शुरू किया गया था, और ये जो चला था आपका 1918 तक ये युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, केपलर के द्वारा किया गया था। ए राइट आंसर रहेंगे। और कोपरनिकस ने जो कि फ्रेंड पहली बार पृथ्वी की वजह सूर्य को क्या माना था, केंद्र माना था। इसके हिसाब से सूर्य क्या है, सौर मंडल का केंद्र है, और उसके चारों तरफ ग्रह उसका परिक्रमा कर रहा है। तो ये इसका कहना था। न्यूटन चाचा ने गति के नियम का प्रतिपादन किया था, ग्रहों की गति का तो केपलर ने। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, घना का प्राचीन नाम क्या है, गोल्ड कोस्ट घना का प्राचीन नाम है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होता है, तो आप सभी को पता ही होंगे कि पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होता है, तो यह मस्तिष्क में रहता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है।
तो याद रखिएगा, मस्तिष्क में रहता है। क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता चल गया हो क्वेश्चन किस हिसाब से सेट किया गया। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न की तरह क्वेश्चन सेट किया गया है। बिल्कुल बेफिक्र इस टेस्ट को आपसे भी लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और जहां कन्फ्यूजन होता है हम हैं, जहां तक होगा वहां तक आपको सपोर्ट करेंगे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए यहाँ बच्चे को कन्फ्यूजन क्या होता है। एक होता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, एक होता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, एक होता है प्रथम वायसराय, एक होता है गवर्नर जनरल, एक होता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे को, तो यहाँ आज आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। तो देख लीजिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ध्यान रखिएगा आपसे भी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और तथा प्रथम वायसराय बना था। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय बना था, ध्यान रखिएगा। और अंतिम वायसराय की बात किया जाए तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय था और स्वतंत्र भारत का ये प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन बना। और यही एक कंफ्यूजन होता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होंगे। अगर स्वतंत्र भारत की गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। और अंतिम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे? आपका लॉर्ड कैनिंग होंगे। अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिंग होंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये भारत का हो गया। अब देखिए बंगाल में अगर जाइएगा, बंगाल में प्रथम गवर्नर की बात किया जाए तो रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो वो क्या हो जाएंगे? वॉरेन हेस्टिंग होंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे बनाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। हालांकि वो थ्योरी क्लास में सारा चीज कंप्लीट आपको करवाया गया बिल्कुल डिटेल से, तो टेंशन नहीं लेना आपको। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो इसे हम सभी न्यूक्लियस कहते हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था फ्रेंड? तो आप सभी को पता होंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं? तो ये स्विट्जरलैंड देश के फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है फ्रेंड? तो देखिए जो खट्टा है उसमें विटामिन सी पाया जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। जितने भी खट्टे पदार्थ है, चाहे वो आंवला हो, नींबू हो, ध्यान रखिएगा, ये सभी में कौन सा विटामिन है? विटामिन सी, जिसे हम सभी एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो ये चीज क्लियर है आप सभी का। उसके बाद देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलिक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ध्यान रखिएगा आप सभी, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगर यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, टेकोफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी और विटामिन ई टेकोफेरॉल। विटामिन के को हम सभी फिलिक्विनोन कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन बी को थायमिन कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। और विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं, जिसके कारण से रतौंधी रोग होता है, इसकी कमी से। क्लियर है? और विटामिन बी की कमी से थायमिन रोग होता है हम सभी को। तो इतना सा चीज को याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीबी देसाई के द्वारा किया गया था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर है सीबी देसाई। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? तो इसका जन्म जो हुआ था फ्रेंड, कटक में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहां पे? कटक में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वैदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप सभी, वैदों की ओर लौट चलो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड आपके एग्जाम्स के लिए। अगला है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा आप सभी, यह परियोजना स्थित है चेनाब नदी पर। ध्यान रखिएगा आप सभी, चेनाब नदी पर स्थित है
सलाल परियोजना। अगर यही क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए पेपर में कि नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। अगर वही क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि दुलहस्ती परियोजना किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी पर, चेनाब नदी पर है। अगर वही क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। थीन परियोजना किस राज्य में है, तो ये आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश का संयुक्त परियोजना है, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बगली हार परियोजना किस नदी पर है, तो चेनाब नदी पर, कहां पे, जम्मू कश्मीर में है। तो ये 3-4 पॉइंट को आपसे भी याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा को किस नाम से जानी जाती है, तो इससे पहले आपको बताए थे कि 38वीं समानांतर रेखा के नाम से जानी जाती है। 49वीं कहां पे है, तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में। अगला है, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है शरद चंद्र चटर्जी। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इसका प्रमुख वचन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे श्यामलाल गुप्त का है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फिर आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसने कहा था, तो यह कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा किसके द्वारा कहा गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, आपसे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या है, तो इसका नाम था जगदीश पांडे। अभिनेता राजकुमार का असली नाम जो था जगदीश पांडे था। अगला देख लीजिए, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था फ्रेंड, तो आप सबको पता ही होंगे कि पूर्ण स्वराज का नारा ये दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन में सी राइट आंसर होंगे। हालांकि ये सभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगला है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम कौन करता है, तो सिंपल सा है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम जो करता है, तो ये आपका सेबी करता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का उपयोग करता है। देखिए मायोपिया में क्या होता है, इसमें निकट की वस्तु दिखाई देता है पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसे हम सभी निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, उसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो देखिए मायोपिया में जो हम सभी लेंस का उपयोग करेंगे वो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा, दूर की वस्तु हमें दिखाई देगा। मायोपिया में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देता है पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम सभी क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और वहीं पर दूरदृष्टि दोष की बात किया जाए तो उसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है पर नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो नजदीक की वस्तु देखने के लिए हम सभी क्या करेंगे, तो इसमें हम सभी उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा निर्धारित करता है फ्रेंड। तो बताए थे आप सभी को कि 49वीं समानांतर रेखा ये आपका अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, थल सिमर और समुद्री सिमर बनाने का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सुहाना होगा। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसका है। एक है जय जवान जय किसान का नारा जो कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, पर यहाँ पर देखिएगा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान भी यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर विज्ञान लिखा हुआ है। तो ये नारा जो था ये किसका था, तो ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। तो कन्फ्यूजन होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए जय जवान जय किसान का नारा ये किसका नारा है, तो ये आपका लाल बहादुर शास्त्री का है। तो ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने। अगर वहीं से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। अगला है, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था। तो ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा किसने दिया था, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, करीब करीब नारा से क्वेश्चन इसमें लिया गया है ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट में ये आपका कवर हो जाए। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था।
तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व यानी कि कहते थे BC। इस समय क्या होता था? समय उल्टा चलता था। अगर दूसरा की बात किया जाए तो ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में, जो कि कालशोक के शासनकाल में हुआ था। और दूसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में 255 ईसा पूर्व में। और उसके बाद कनिष्क के शासनकाल में जो हुआ था वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो 4 बौद्ध संगीति हुआ था। अगला है फ्यूज का प्रतिरोध होता है। तो उच्च होता है फ्यूज का प्रतिरोध, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है फ्यूज का गलनांक होता है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है, पर गलनांक की बात किया जाए तो निम्न होता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध की बात किया जाए तो प्रतिरोध उच्च होता है इसका, पर गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला है राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है जमशेदपुर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरी जो स्थित है ये जमशेदपुर में है। अगला है किस प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है? देखिए, किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो लग सकता है वो अधिकतम कितने समय तक लग सकता है? तो अधिकतम जो लग सकता है वो 3 वर्ष तक लग सकता है। और किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अगर लग जाता है तो उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री का क्या होता है? वहां के जो सरकार होते हैं उसका पूरा दायित्व खत्म हो जाता है, पूरा शासन चल जाता है राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा स्थल लोथल कहां अवस्थित है? तो यह अवस्थित है आपका गुजरात में। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना बंदरगाह में से एक है लोथल, भोगवा नदी के तट पर है। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो यह समझौता 1972 में हुआ था। फिर ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला है गोवा किस वर्ष आजाद हुआ? तो गोवा आजाद हुआ था 1961 में, सबसे लास्ट में आजाद हुआ था, जो कि पुर्तगालियों के द्वारा इसे आजाद किया गया था। और यहां से क्वेश्चन आपसे भी से पूछा जाता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा को छीना था? तो ध्यान रखिएगा, अल्फांसो द अल्बुकर ने छीना था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चोकीला अय्यर थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, डोगरी किस राज्य की भाषा है? तो डोगरी जम्मू कश्मीर राज्य की भाषा है, अभी ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है? तो ये स्थित है पंजाब राज्य में। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। ध्यान रखिएगा, यशोधरा के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, जो कि बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक है। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो आप जी को बताओगे कि ये 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो चलिए आज कितना है, आज की सेट में कुल 50 क्वेश्चन कवर किए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम्स के लिए। आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के ये प्रैक्टिस सेट, ये मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। लाइक करके जरूर जाइएगा आप सभी, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है फ्रेंड। तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट आपको डेली सॉल्व करना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स पैटर्न पे आपको ये प्रैक्टिस सेट सजा के दिया जा रहा है। तो अगर इसे आपसे सॉल्व कर लीजिएगा तो काफ़ी हद तक आपका ग्रोथ बढ़ेगा, काफ़ी हद तक आपका तैयारी होगा फ्रेंड। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट आपको यहाँ तैयारी करवाया जाएगा। जहाँ तक बन सकता है सारा चीज आपको यहाँ प्रोवाइड आपको करने का कोशिश किया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, युवा शक्ति बिहार टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। आप सभी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। पहले प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।